हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि जैसा आप जानते हो बीजगणितीय विधि में पहला पार्ट है ये प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में दो समीकरण रहेंगे, किसी एक को x या y के पदों में लिख लेंगे और उस मान को दिए गए अगले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। और ये विधि जो है ग्राफ विधि से तो बढ़िया आपको लगेगा। ग्राफ विधि आप लोग लगाते लगाते उब गए होंगे। अब आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या दिया है, पहला x + y = 14, ये पहला युगपत समीकरण हो गया। दूसरा है x - y = 4। मैंने कहा कि दिए गए दो समीकरणों में किसी एक समीकरण को x या y के पदों में लिख लेंगे और जिस समीकरण को हल करेंगे उसका मान अगले वाले में रखेंगे। तो जिसमें माइनस वाला पद रहे प्रयास करें कि उसी को हल करें, या आप किसी को भी हल कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। दो समीकरण हैं, दो में से किसी एक को आप हल कर लीजिए। तो मान लो हम समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 से देखो क्या मिला, x = -y, इधर जाएगा प्लस का y हो जाएगा 4 + y। तो अब हमारा देखो ये हो गया समीकरण 3। किस समीकरण को हल किया गया है, 2 को, तो ये किसके पदों में, y का मान x के पदों में। तो अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, इसको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो प्रतिस्थापित कर दो, x के स्थान पे क्या लिखोगे, 4 + y, 4 + y + y = 14। देख लो x के स्थान पर क्या हो गया, 4 + y, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख दिया मैंने, 4 + y। अब इसको सॉल्व कर लोगे, y कितना हो जाएगा, 2y = 14 + 4 इधर जाएगा -4, y = 14 - 4 कितना होता है, 10/2। कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, y = क्या आ गया, 5। अब इस y का मान कहाँ रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं रख दो, लेकिन फ़ायदा ये है कि थर्ड में रखा जाए, क्योंकि थर्ड लगभग हम लोग सॉल्व कर लिए रहते हैं, इसमें केवल y का मान रख देना रहता है। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित ना समझ में आए तो रखने पर लिख देना, समीकरण 3 में रखने पर रख दो। तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 + y का मान क्या है, 5, तो x = क्या आ गया, 9। x का मान कितना आ गया, 9। अतः आपका आंसर आ गया x बराबर कितना, 9, y बराबर 5 आंसर। और ऐसे क्वेश्चन में उत्तर की जांच अवश्य कर लेना। अब समीकरण फर्स्ट में देखो, x के स्थान पे 9, y के स्थान पर क्या, 5 मान रखो, तो 9 5 कितना हुआ, 14, सत्य हो गया। ऐसे इस वाले में रख लो, x के स्थान पर 9 - y के स्थान पर 5, 9 - 5 क्या, 4। उत्तर आपका सही है, कहीं हमको कुछ करने की अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत आसानी से आ भी जाएगा। सेकंड देखो क्या दिया गया है, s - t, s - t = 3, समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या दिया गया है, s/3 + t/2 = 6, समीकरण सेकंड। तो अब इसमें देखो s बराबर कितना आ जाएगा, 3 + t, तो इस मान को यहाँ रख दिया जाएगा, या इसको हल करके इसमें प्रतिस्थापित कर लो, वो आपके ऊपर है किस में रखते हो। तो अब देखो जैसे समीकरण फर्स्ट से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या मिला, s बराबर क्या हो जाएगा, 3 - t इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, +t, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर बाध्यता नहीं है, आप फर्स्ट को हल करें या सेकंड को। तो समीकरण थर्ड क्या है, यस के स्थान पर 3 + t लिख दो, 3 + t होल अपॉन 3 + t/2 = 6। एलसीएम कितना होता है 3 2 का 6, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 + 2t, 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3t = 6। अब देखो 3t और 2t मिला के कितना हो जाएगा 5t, और इस 6 को जैसा है रहने दो, +6 = 6। और ये बटे वाला 6 इधर जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 5t = 6 छंग 36, अब प्लस का 6 इधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। t बराबर कितना आ गया, 36 में 6 जाएगा, 30/5। t बराबर 5 छंग 30, t का मान कितना आ गया 6। अब इस t के मान को, t का मान कहाँ रखोगे, मान समीकरण थर्ड बताया गया है, आप चाहे फर्स्ट में रखें, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, लेकिन थर्ड वाला ज़्यादा उपयुक्त रहता है। t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड क्या है, यस बराबर 3 + t, t का मान कितना आया है 6, यस बराबर 6, 3 कितना हो जाएगा 9, यही आंसर हो गया। अतः यस बराबर 9 और t बराबर 6। उत्तर की जांच करना चाहे तो कर सकते हैं। समीकरण सेकंड ये देखो, यस माइनस टी, यस के स्थान पे 9, टी के स्थान पे 6, 9 - 6 कितना 3, सही है। यस के स्थान पर 9, 9/3 3 आ जाएगा, प्लस टी के स्थान पर 6, 6/2 3 3 मिला के 6, आपका उत्तर सही है। अब देखते हैं थर्ड इसी का, थर्ड वाला दिया गया 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अब इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो इसमें से किसी एक समीकरण को हल कर लो। चलो समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से या हल करने पर देखो क्या मिलेगा, 3x = क्या हो जाएगा 3, ये -y इधर जाएगा, प्लस का y, या y बराबर क्या हो जाएगा 3x, ये +3 है इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3। ये समीकरण बन गया थर्ड। या आप x बराबर 3 + y होल अपॉन 3 भी लिख सकते हो, जो लिखने का मन हो आप लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हो, x बराबर 3 + y होल अपॉन 3, या y बराबर क्या लिख दो 3x - 3। आप समीकरण थर्ड का मान कहाँ प्रतिस्थापित करोगे, 2 में। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर कर दो भाई, 9x अपनी जगह रहेगा, -3y, y के स्थान पर 3x - 3 = क्या आया 9। सॉल्व करेंगे, ये आएगा क्या 9x - 3 3 जा 9x माइनस प्लस 9 = 9। अब देखो 9x से 9x कट गया, 9 बराबर क्या आ गया 9। अब जो हम हल करने चले थे वो तो हमारा अदृश्य हो गया भाई, x तो यहाँ से गायब हो गया ना, x का मान लेने चले थे, अब मिला आपको कुछ नहीं, मिल गया क्या अचर राशि। इससे हमको क्या मिला कि यह चर पर निर्भर नहीं है, चूंकि यह सत्य कथन है जो कि चर x अथवा y पर निर्भर नहीं है ना। यहाँ हमको x मिला ना y, सब कुछ तो गायब हो गया। 9 बराबर 9, इसको आप असत्य भी नहीं कह सकते हो, इसका मतलब यह क्या है सत्य है। अतः हमको क्या रिजल्ट मिल गया, अतः दिए समीकरण
युग्म के अनंत हल हैं, अनंत या अनेक, अनंता अनेक हल हैं, ऐसा लिख सकते हो। अनंत हल हैं क्योंकि यक्स वाई का चाहे जो भी मान ले लेंगे सब के लिए सत्य होगा। तो ये कंडीशन आ गया आपका क्या कि इसमें यक्स पर ये निर्भर नहीं है, यक्स का कुछ भी मान लिया जा सकता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए जब चर बराबर, देखो अचर बराबर किसके आ गया, अचर के, यह चर पर निर्भर नहीं है, न यक्स पर न वाई पर यह निर्भर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, समीकरण के अनेक हल होंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा समीकरण दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तब आप इसको चाहें तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लें, ये दशमलव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। या दूसरा तरीका ये है, जैसे हल कर रहे हो दशमलव से डरो नहीं, आसानी से ये आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। चलो हल करते हैं किससे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करें कि रहने दें, चलो कर देते हैं ताकि आपको दशमलव से छुट्टी मिल जाए। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, 10 से गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ जाएगा। और अगला समीकरण क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये चौथा समीकरण बन गया। फ़ायदा यह हुआ कि दशमलव हट गया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसको हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 से क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। ये समीकरण 5 बन गया। अब समीकरण 5 का मान कहाँ प्रतिस्थापित करोगे, 4 में। 1 2 से मतलब नहीं रह गया, 3 4 से मतलब है। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर कर दो। 4x के स्थान पे क्या लिखना है, 13 माइनस 3y होल अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 4 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से इसमें जितनी दूर में ब्रैकेट है वहीं इतना गुणा करो, नहीं तो यहाँ तक दौड़ जाओ। इन दोनों में गुणा करो, 13 दूनी 26 ऋण 3 दूना 6y धन 5y बराबर 23। ऋण का 6 धन का 5 ऋण का 1y बचेगा बराबर 23। धन का 26 पक्षांतर करोगे ऋण का 26, ऋण y बराबर ऋण का 3, ऋण से ऋण कट जाएगा, y बराबर क्या आ गया 3। अब क्या करोगे, y का मान प्रतिस्थापित कर दो। y का मान समीकरण 5 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रख दो। x बराबर क्या मिला, 13 माइनस 3y, y के स्थान पर 3 होल अपॉन 2। सॉल्व कर लो, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 होता है 4, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। अतः x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर 3, आंसर आ गया। आंसर की जांच करना आपको बताया गया है, समीकरण में रख लेना, जो भी दोनों पक्ष अगर बराबर हैं तब तो सही है, अन्यथा गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमको, अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। अगला क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2, अचर राशि देखो है ही नहीं है दोनों पक्षों में, तो इसका मतलब x और y का दोनों का मान 0 आएगा। आएगा कैसे, आइए देखते हैं। समीकरण 1 को हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि के लिए, या 2 को ही हल कर लो। समीकरण 2 से क्या मिलेगा,
√3x इक्वल टू माइनस √8y, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा √8y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा √8y/√3। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब थर्ड का मान कहाँ रखना है? समीकरण सेकंड को हल किए हो तो फर्स्ट में रखोगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलो कर देते हैं, तो क्या मिलेगा √2 इंटू x के स्थान पर √8y/√3 प्लस √3y बराबर 0। अब इसका एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा √2 √8 √16 √16y प्लस √3 3y इक्वल टू 0। √16 का मतलब होता है 4y प्लस 3y इक्वल टू 0 इंटू √3। ये बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। 4 3 कितना 7y बराबर 0 या y बराबर 0। जब 7y बराबर 0 तो 1y बराबर तो 0 होगा ही। अब इस y का मान कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। देखो x बराबर क्या मिलेगा आपको? x बराबर यहाँ रखो ना 0, तो 0 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0। तो यही आंसर आ गया आपका। अतः x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया। मैं पहले ही बता दिया था कि अचर राशि नहीं है दोनों पक्षों में, अचर का पद ही नहीं है, तो दोनों चरों का मान क्या होगा 0। छठा क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू 2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसमें से दोनों में से किसी एक समीकरण को हल कर लो। मान लो हम समीकरण किसको हल कर लेते हैं? चलो 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से हमको क्या मिलेगा? 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2x धन 3 एकम 3y बराबर 13/6, 6 दोनों पक्षों में है कट गया। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। ये इक्वेशन 3 बन गया। अब इक्वेशन 3 का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर आपको बताया गया है 2 समीकरण में जिसको एक को हल करेंगे उस मान को अगले वाले में रख देंगे। रख दो। x के स्थान पे क्या लिखोगे? 3/2 इंटू x के स्थान पर क्या है 13 माइनस 3y होल अपॉन 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू 2। LC इसको हल कर लो। 13 तियाँ 39 ऋण 3 त्रिका 9y बटे 2 दूना 4 ऋण 5y/3 बराबर 2। 4 और 3 का लघुत्तम 12, 3 से इसमें गुणा कर दो 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 और 9 2 11, 9 से इसमें 3 से गुणा करोगे 9 त्रिक 27y ऋण 5 20y बराबर 2। और हल करते हैं तो मिलेगा क्या 117 ऋण 27 और 20 जोड़ेंगे ऋण का 47y बराबर 2 गुणे 12। ऋण का 47y बराबर 12 दूना 24, धन का 117 इधर जाएगा ऋण का 117। घटाओ देखो क्या मिलता है। y बराबर 7 में से 4 जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9। क्वेश्चन में संभवतः यहाँ पर क्या दिया है -2।
ना दिया हो तो इसको सही कर लेना। -2 यहाँ पर हो जाएगा -2 -2 -2 माइनस, ये हो जाएगा -24। इसको ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 4 11 2 1 3 141 बटे -47। माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 3। 47 दिया कितना होता है 141। अब y का मान कहाँ रख दोगे, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर रख दो। x बराबर 13 ऋण 3 गुणे y का मान 3/2, 13 ऋण 9/2 बराबर 4/2 बराबर 2, x बराबर 2। ये लगभग पिछला क्वेश्चन टाइप का ये बन गया है ना। इसके पहले एक क्वेश्चन था 13 कुछ आया था ऐसे ही। अब आ गया आपका क्या कि x बराबर 2 y बराबर 3, ये आंसर आ गया। उत्तर की जांच करना हो तो कर लो। ये पहले में 6 क्वेश्चन था, पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 2 समीकरण दिया है। पहला दिया है 2x + 3y = 11। दूसरा दिया गया है 2x - 4y = -24। और एक तीसरा समीकरण दिया है y बराबर mx + 3। ये दिए गए समीकरण हैं। ये तीसरा हो गया, ये वाला दूसरा है, 2 केवल है। अब कह रहा है समीकरण 1 और 2 को हल करिए और x y का जो मान आए उस मान को आप समीकरण 3 में रखिए। तो रखने से जो यम का मान आए उसको ज्ञात करना है। यम का वह मान ज्ञात करना है जो x y समीकरण 1 और 2 को हल करने पर संतुष्ट करता हो। तो आप पहली चीज़ तो समीकरण 3 को भूल जाओ, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। किस विधि से हल करोगे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि वाली एक्सरसाइज में दिया गया है। और तो एग्जाम में आ जाए तो आप चाहे जिस विधि से हल करिए। चलिए हल करते हैं समीकरण किसको, सेकंड को। समीकरण सेकेंड से क्या मिलेगा, 2x = -24 -4y इधर जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। ये दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो। x यहाँ ऋण 12 आ जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, 2y आ जाएगा। या इसी को लिख सकते हो x बराबर 2y - 12। ये समीकरण हो गया 4। क्यों, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया गया बस। अब समीकरण 4 का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 को हल किए हो तो रखोगे किसमें, फर्स्ट में। और थर्ड आपको बता दिया गया है कि अभी आपको देखना ही नहीं है। तो समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रख दो। 2x के स्थान पर 2y - 12 + 3y = 11 हल करो। 2 दूना 4y, 12 दूना 24 धन 3y बराबर 11। 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y। 11 ऋण का 24 पक्षांतर करो, धन का 24। y बराबर 24 और 11 कितना हो जाएगा 35/7। y बराबर कितना आ गया 7 × 5 = 35। y बराबर कितना आ गया 5। y का मान कहाँ रखना है आपको, समीकरण 4 में। y का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो। 4 ये है, x बराबर 2y, y के स्थान पे क्या 5 -12, 5 2 जा 10 -12। तो x = क्या आ गया -2। x बराबर कितना आ गया -2, y बराबर कितना आ गया 5। अब इन दोनों मानों को हमको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रखोगे तो किसका मान आएगा, यम का। अतः x बराबर -2,
y बराबर 5। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। तो y के स्थान पे क्या लिखोगे? 5 = m इंटू x के स्थान पर -2 + 3। तो आ गया आपका क्या? 5 + 3 इधर आएगा -3 = m और -2 को गुणा करोगे तो -2m। 5 में से 3 जाएगा 2, -2 इधर आएगा बटे में हो जाएगा -2 = m, या m बराबर -1। ये आपका आ गया आंसर दूसरा वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहले तो युगपत समीकरण बनाइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्याएं कितनी हैं? 2 मान लेते हैं। संख्याएं क्या हैं? माना संख्याएं x और y हैं। संख्याएं क्या मान ली गई? एक संख्या x है, दूसरी क्या है? y। अब कहा है कि दो संख्याओं का अंतर, पहली शर्तानुसार संख्याओं का अंतर बराबर कितना है भाई? 26। अंतर मतलब ज़्यादा वाले से कम वाला घटा दो। x - y बराबर 26। ये कन्फर्म हो गया कि जो x है वो बड़ा है। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो ज़्यादा है वही 3 गुना होगा किसका? जो छोटी संख्या है। तो x 3 गुना होगा किसका? 3y का। यही बोला है, एक संख्या दूसरे की कै गुनी है? 3 गुनी है। तो x बराबर कितना हो गया? 3y। अब समीकरण 2 का मान ये देखो रेडीमेड मिल गया, x के पदों में है, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कर दो। x के स्थान पे कितना लिखोगे? 3y। 3y - y = 26, 2y = 26, y = 26/2, y = कितना? 13। y का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में रखने पर रख दो। x बराबर 3 × 13, 13 × 39। तो एक संख्या 39 आ गया। देखो पहली शर्त का पालन कर लिया कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 13 × 39, और दोनों का अंतर 26 है। 39 में से 13 घटाओगे 26, अतः आपका उत्तर सही है। अतः संख्याएं 39 और 13 हैं। ये आंसर हो गया। सेकंड देखो क्या दिया है। सेकंड बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण, हमको पता है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिन दो कोणों का योगफल कितना हो 180, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। माना संपूरक कोण x और y हैं, इसलिए x धन y बराबर कितना? 180 अंश। समीकरण 1। अब इसमें बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कौन बड़ा है? मान लिया जाए कि x बड़ा है। दूसरी शर्तानुसार x ज़्यादा है किससे? y से। कितना ज़्यादा है? 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? y + 18। यहाँ लिख देना, जहाँ x बड़ा है किससे? y से। अब देखो
ये प्रश्नानुसार आ गया। प्रश्नानुसार क्या आ गया कि यक्स ज़्यादा है किससे, y से, कितना, 18। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर रखो। x के स्थान पर क्या, y + 18 और प्लस y अपनी जगह रहेगा बराबर 180 अंश। अब देखो y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 और धन का 18 इधर जाएगा, ऋण का 18 घटाओ कितना आएगा 162/2। 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 81। 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 81 अंश। y का मान रख दो। y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर रखो। देखो क्या मिलता है, x बराबर y का मान कितना है 81 धन 18 अंश, x बराबर जोड़ लो 8 × 1 = 9, 8 × 1 = 9, 99 हो गया। ये आ गया आपका आंसर। अतः संपूरक कोण 99 अंश व 81 अंश है। यही दो कोण हैं, जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 180, एक में से दूसरे को घटाओगे तो 18 आएगा, एक इससे 18 ज़्यादा है। अब देखते हैं थर्ड। तीसरे का तीसरा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। क्या क्या खरीद रहा है, गेंद और बल्ला, और 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद व बल्ले दोनों का पूछ रहा है, केवल एक का, तो उसने कहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹y। पहली शर्तानुसार केस फर्स्ट या पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या है 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य, तो एक बल्ले का x, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x धन 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800। समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या बोला है, 3 बल्ले और 5 गेंद। केस सेकंड, क्या बल्ला है 3 बल्ला और गेंद कितनी है 5, बराबर कितना है 1750। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हमारा युगपत समीकरण बन गया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं स्वयं से भी। चलो समीकरण 2 को ही हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से क्या मिलेगा, 3x = 1750 - 5y, या x बराबर कितना हो जाएगा 1750 ऋण 5y/3। 3 गुणे में है, भाग में चला गया, समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। समीकरण, क्योंकि 2 को हल किए हो, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलो रखते हैं, तो देखो क्या मिलेगा 7 × x के स्थान पर 1750 ऋण 5y और पूरे के बटे 3 धन 6y बराबर 3800। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, गुणा कर लो 0 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 52, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 12 माइनस 7 × 5 = 35y धन 6 × 3 कितना हो जाएगा 18y बराबर 3800, बराबर कितना हो जाएगा 3800। अब इसको हल कर लिया जाए। ऋण का 35 धन का 18 कितना आएगा, ऋण का 17y
और धन का 12,250 बराबर 3800 गुणे 3 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ऋण का 17y बराबर 3800 गुणे 3 00 8 त्रिक 24 3 त्रिक का 9 9 2 11 ऋण 12,250। अब हमारा कितना आ गया? ऋण का 17y बराबर घटाओ तो आएगा कितना 0 5 12 12 में से 4 जाएगा 8 ऋण का 850। ऋण का 850 तो y बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 17 इधर जाएगा भाग में। y बराबर 850 बटे 17 17 पचे 85 तो y बराबर कितना आ गया 50। अब y का मान कहाँ रखा जाए? y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर x बराबर क्या आएगा? x बराबर 1750 माइनस 5y था तो y की जगह 50 मान रख दिया गया बटे 3। हल कर लो 1750 ऋण 55 25 250 बटे 3। 1750 में से 250 जाएगा बचेगा 1500 बटे 3 बराबर कितना आ गया 500। तो x बराबर कितना आ गया 500। अतः एक बल्ले का मूल्य x माने थे तो रुपया कितना हो गया 500 तथा एक गेंद का मूल्य बराबर रुपया y माने थे तो y का मान कितना आ गया 50। ये आपका आंसर हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, समीकरण में मान रख के चेक कर लेना, आंसर की जांच हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया खर्च करना पड़ता है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। इसके अतिरिक्त 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो है नियत भाड़ा, दूसरा क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो मान लेते हैं माना नियत भाड़ा जो फिक्स है कितना आपको देना ही देना है चाहे जय किलोमीटर जाओ, रुपया यक्स मान लेते हैं। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया एक ही चीज़ है, मान लेते हैं कितना है रुपया y। अब पहली शर्त अनुसार 105 किलोमीटर का किराया कितना है, पहले 105 किलोमीटर 105 रुपया देता है, 10 किलोमीटर जाता है तो भाई यक्स तो आपको देना ही है और जय किलोमीटर जाओगे तय y देना है। तो क्या बन जाएगा पहली शर्त अनुसार केस 1 तो हो जाएगा यक्स आपको देना ही देना है और कितने वाई गए हो 10 वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर जाते हो तो 1 वाई देना पड़ता है। तो आप कितने किलोमीटर गए 10 तो कितना हो जाएगा 10 वाई। अब किराया कितना खर्च किए 105। ये पहली शर्त अनुसार हो गई। केस 2 में क्या है कि नियत किराया आपको देना ही देना है, यक्स रुपये आपको लगना ही लगना है। और कई किलोमीटर गए 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर जाते हो तो कितना हो जाएगा 15 वाई। तो आपको कितना किराया देना होगा 155 आपको देना है। ये दूसरी शर्त हो गई। अब चलो इन दोनों को हल कर लेते हैं, किस विधि से प्रतिस्थापन विधि से। इन दोनों में से किसी एक समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को मान लो हल कर लिया। समीकरण 2 से आपको यक्स बराबर क्या मिलेगा 155 ऋण 15 वाई। ये समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित
करने पर कर दो भाई। x के स्थान पे क्या लिखोगे 155 ऋण 15y धन 10y बराबर 105। 15 ऋण का धन का 10 ऋण का 5 चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा। 105 धन का 155 इधर जाएगा ऋण का 155 हो गया। तो ऋण का 5y बराबर 105 में से 155 घटाओ तो माइनस का आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटाओगे। तो आया कितना ऋण का 50। ऋण से ऋण कट गया। y बराबर 50/5। y बराबर कितना आ गया 10। y बराबर 10 आ गया। तो y का मान कहाँ रखने के लिए बताया गया है, y का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड में चाहे जहाँ रखें, थर्ड में, तो थर्ड में रखने पे फ़ायदा है। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर रख दो। x बराबर 155 ऋण 15y, y के स्थान पर 10, 155 ऋण 150 आ गया कितना 5। x बराबर कितना आ गया 5। अतः नियत भाड़ा कितना आ गया ₹5, क्योंकि x माना गया था। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ₹10 तथा अब आगे इसी में 25 किलोमीटर का किराया पूछा है, तथा 25 किलोमीटर का भाड़ा या किराया एक ही चीज़ है। यक्स तो आपको देना ही देना है, फिक्स किराया देना है, प्लस जितने किलोमीटर जाओगे उतने 10 रुपये देना है। 25 गुणे 10। अब इसको हल कर लो तो आएगा कितना ₹5 धन 25 दाई 250। 250 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ₹255। ये इतना आपको देना होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा आ गया, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर। माना भिन्न हमारा क्या है x/y, जहाँ अंश क्या है, अंश बराबर x तथा हर बराबर y। या मानने का तरीका अपना हो सकता है। मान लेंगे कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न क्या बन जाएगा x/y। पहली शर्तानुसार केस फर्स्ट कहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। जोड़ दो भाई x+2/y+2। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 9/11। तो आप तिरछा गुणा कर लो, या इसको आप क्या लिख सकते हो, या 11x धन 11 दूना 22 बराबर 9y धन 9 दूनी 18। हल कर लो 11x बराबर 9y धन 18 ऋण 22। x बराबर कितना हो जाएगा 9y माइनस प्लस 18 माइनस 22, चिन्ह अलग अलग है घटेगा, -4/11। ये समीकरण फर्स्ट आ गया। केस 2 में कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें। कितना जोड़ दें 3, अंश में भी 3 और हर में भी 3। तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। भिन्न कितना हो जाता है 5/6। अब इसको हल कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 6x धन 6 18, 5y धन 5 तिहाई 15। अब हल किया जाएगा तो हो जाएगा क्या 6x धन का 5y इधर आएगा ऋण का 5y बराबर 15 ऋण 18। 6x ऋण 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा कितना -3। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट का मान कहाँ रख दिया जाए, सेकंड में। समीकरण 1 का मान
समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, चाहे तो आप इसको भी यक्स के पदों में ही लिख लें, दोनों का तुलना कर दें, एक ही बात मानी जाएगी। अब इस मान को रख दो तो 6 यक्स के स्थान पर क्या 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। देख लो 6 अपनी जगह है, यक्स की जगह पे ये मान रख दिया गया माइनस 5y इक्वल टू -3। अब इसको हल कर लें। 9 छक 54y ऋण 6 चौका 24 ऋण 11 पचे 55y, क्योंकि इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 11 बराबर -3। हल कर लो। 54y में से 55y जाएगा ऋण का y, ऋण 24 बराबर ऋण 3 गुणे 11 ऋण y बराबर 11 तिहाई 33 ऋण 33 धन का 24 ऋण y बराबर 33 में से 24 जाएगा ऋण का 9, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 9। अब आपको y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x बराबर 9, y की जगह पे 9 ऋण 4 बटे 11, क्योंकि y का मान 9 आया है। 9 9 कितना हो जाएगा 81 ऋण 4 बटे 11। 81 में से 4 जाता है तो कितना आता है 77, 77 बटे 11। x बराबर कितना आ गया 7। अब भिन्न क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे y माने हो तो 7 बटे 9। उत्तर की जांच करनी हो तो कर लो, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ो, 7 2 9, 9 2 11, 9 बटे 11 सत्य है। 3 3 जोड़ो, 7 3 10, 9 3 12, कितना हो जाएगा 10 बटे 12 और 2 से काट दो, 2 5 6 10, 2 6 12, 5 बटे 6 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। छठा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कै गुनी थी 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में कौन कौन है भाई, जैकब है और उसका पुत्र। मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिए y वर्ष। अब बात हो रही है कै वर्ष पूर्व की 7 वर्ष, 7 वर्ष बाद। पहले केस में, केस 1 में 7 वर्ष बाद जैकब की आयु होगी। अभी वो x वर्ष का है, 7 वर्ष बाद तो मतलब बढ़ जाएगा। बाद के लिए क्या बताया गया है, फ्यूचर में आपकी आयु अभी वर्तमान से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी मान लो आप 10 साल के हो तो 7 साल बाद कितने को हो जाओगे 17। तो वैसे ही यहाँ है, अभी वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x + 7। 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, कितना हो जाएगा y + 7 वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तब वह उसकी अपने पुत्र की आयु का क्या गुना हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी किसकी, x + 7 कै गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा किसका, अपने पुत्र का। पुत्र वाले में 3 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा। इसी को हल कर लेते हैं, या x बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस ये 7 3 21 और पूरे के बटे कितना 7, समीकरण 1। क्योंकि ये 7 सॉरी ये +7 है, इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना
3y प्लस 14, ये हो गया समीकरण 1, ये कुछ नहीं है। तो आ गया x बराबर कितना 3y प्लस 14, समीकरण 1। अब केस 2 में देखते हैं क्या है। यहाँ देख लो भाई 7 नहीं है 5 वर्ष है ना, ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5, ये भी हो जाएगा y प्लस 5। अब कै गुनी हो जाती है 3 गुनी, तो ये 5 रहेगा, ये कितना रहेगा 5, तो ये 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और ये धन का 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण का 5, तो 3y धन 10। ये मिस्टेक हो गया क्योंकि हमने 7 वर्ष पढ़ लिया, दिया है कितना 5, तो आ गया x बराबर कितना 3y प्लस 10। ये बन गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं केस 2 में। केस 2 में बोल रहा है जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु थी बराबर कितने साल की थी। अभी x है तो 5 साल पहले कितने का था, x ऋण 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु थी बराबर कितना y माइनस 5 वर्ष, क्योंकि अभी जितना है 5 साल पहले तो वो 5 साल कम का था। अब बोल रहा है कै गुनी थी 7 गुनी थी, किसकी थी पिता की, x माइनस 5 कै गुना है 7 गुना किसका पुत्र का, y माइनस 5 हल कर लेते हैं, x माइनस 5 7y माइनस 35, x इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y माइनस 30, समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट का मान सेकंड में रख दो, चाहे सेकंड का मान फर्स्ट में, दोनों x बराबर आप निकाल लिए हो। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कर दो। फर्स्ट आपका क्या समीकरण दिया गया था कि x बराबर 3y प्लस 10, तो x के स्थान पर क्या लिखोगे 7y माइनस 30 बराबर कितना दिया गया था 3y प्लस 10, 3y प्लस 10। अब इसको हल कर लिया जाए तो मिलेगा क्या 7y माइनस 3y इक्वल टू 10 माइनस 30 इधर आएगा प्लस का 30, 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/4, y इक्वल टू आ गया 10। y का मान कहाँ रख दिया जाए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड, दोनों x के पदों में लिखा गया है, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दो। x बराबर 7 इंटू 10 माइनस 30 से कितना आ जाएगा 70 माइनस 30 इक्वल टू 40, x इक्वल टू कितना आ गया 40। अब हमको पता चल गया जैकब की वर्तमान आयु क्या है, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। उत्तर की जांच भी कर सकते हो, कैसे, अब 7 साल बाद 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 45 साल का हो जाएगा ये जैकब, और उसका बेटा कितने का हो जाएगा 5 साल बाद 15 का। तो देखो इसका गुना है 3 गुना, 3 से गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा 15 तिया 45। और दूसरा कहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब 40 का है, अभी 5 साल पहले कितने का रहा होगा 35 का, और ये 5 साल पहले कितने का रहा होगा 5 का। कै गुना है देखो 7 गुना, 7 × 5
35, मतलब हम लोगों का जो उत्तर आया है सही है। अब इसको आप लोग खूब बढ़िया नोट्स बनाइए, तैयार करिए। अब अगले वीडियो में देखेंगे विलोपन विधि, और उम्मीद करते हैं ग्राफ विधि आप ज़रूर लगाएंगे कॉपी में, क्योंकि उसका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा, और यदि समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक भी करिए। धन्यवाद।